नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अमेरिका में ट्रंप सख्त बिना वारंट प्रवासियों के घर छापे मारी। एक आदमी जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है और जब से सत्ता संभाली है अमेरिका की, लगभग लगभग सब लोग परेशानी में हैं। लेकिन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए परेशानियां ज़्यादा बढ़ती जा रही है जो अमेरिका में बिना लीगल तरीके के विदेश गए और विदेश जा कर के वहाँ पर वो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज अखबार पढ़ रहा था, अखबार में न्यूज़ है, आइस हिरासत 2 दशक में सबसे घातक। आइस वहाँ की एक इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट है जो 2003 में जिसका गठन किया गया था और इलीगल तरीके से जो अमेरिका के अंदर घुसपैठ करते हैं, उस दृष्टि से इसका गठन किया गया था। और अब ट्रंप सरकार के अंदर जो आइस है, जिसको इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट कहते हैं, वो बिना किसी वारंट के सभी प्रवासियों के घरों में छापेमारी कर रही है। यानी कि पहले जो आइस की जो टीम होती थी वो बाकायदा वारंट लेकर के किसी प्रवासी के घर में जाती थी, लेकिन अब ट्रंप की तरफ से सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि वो बिना किसी वारंट के किसी भी प्रवासी के घर में घुस सकते हैं। प्रवासी मीन्स कि जो अमेरिका के रहने वाले नहीं हैं, किसी भी तरीके से अमेरिका के अंदर उन्होंने एंट्री पाई है। और ख़ास तौर पर भारत को लेकर के लगातार ये बुरी खबर आ रही थी। और जब से ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला है, बहुत सारे भारतवासियों को स्वदेश भेज दिया है और उनके साथ कोई ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं किया है। और एक अखबार के अंदर खबर है वाशिंगटन के हवाले से कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुलिस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट को कार्रवाई को लेकर के आतंक फैल गया है कि वहाँ पर इतना डर है आइस का कि हर जो प्रवासी जो किसी कारण से वहाँ पर अमेरिका में सेटल्ड है और जिसके पास पूरे कागजात नहीं हैं, उनका पूरा आतंक उनके ऊपर है। और अब इस संबंध में नए सिरों से जो मेमो सामने आए हैं, उसके बाद तो जो दहशत है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और वो नए मेमो क्या है कि आज तक आइस की टीम को, यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट जो टीम है, जो एक तरीके से वहाँ की एक स्पेशल फोर्स है, उसको अभी तक वारंट लेने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब ट्रंप सरकार ने बिना किसी वारंट के किसी भी प्रवासी के घर में छापे मारने की इजाज़त दे दी है, जो कि एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। और ख़ास तौर पर उन भारतीयों के लिए या भारत के बाहर से भी जो लोग प्रवासी वहाँ पर अमेरिका में रहते हैं, तो ये ट्रंप की सख्ती का परिणाम है जिसकी वजह से इतना कुछ हो रहा है। और ट्रंप के आने के बाद इसमें बहुत तेज़ी हुई है। कहते हैं कि 15 जून 2025 को अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक निर्वासन अभियान शुरू किया गया था कि जब से ट्रंप ने गद्दी संभाली है। और 15 जून 2025 को अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा सामूहिक निर्वासन अभियान शुरू किया गया था कि जो लोग इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर रह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 15 जून 2025 से इस अभियान की शुरुआत की थी। और आप लोग जो हरियाणा और पंजाब में इतने सारे अमेरिका गए हुए जो बच्चे हैं, वो कितने सारे बच्चे वापस यहाँ पर भेजे गए, उसमें ना ये देखा गया कि इसकी उम्र कितनी है, ये आपराधिक मामला इसके ऊपर है या नहीं है। जैसे भी आइस की टीम ने उनको उठाया, उनको निर्वासित कर दिया गया और देश से छोड़ दिया गया। कहते हैं कि कैच रिलीज नीति खत्म कर दी गई है। तो एक कैच एंड रिलीज, पकड़ो और छोड़ो नीति खत्म कर दी गई है। पहले क्या होता था, पहले उनको पकड़ लेते थे और उसके बाद उनको छोड़ देते थे। हर अवैध प्रवासी को अब तब तक हिरासत में रखना अनिवार्य है जब तक उसे डिपोर्ट ना कर दिया जाए। कि पहले तो या तो छोड़ दिया जाता था या फिर उसको डिपोर्ट कर दिया जाता था। अब कैच रिलीज नीति ख़त्म कर दी गई है। पहले
किसी भी प्रवासी को पकड़ा जाता था और फिर उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब जो ट्रम्प सरकार ने जो नीति बनाई है वो ये नीति है कि उसको तब तक पकड़ करके रखना है जब तक कि उसको डिपोर्ट ना कर दिया जाए। वो जिस देश का है उस देश के अंदर उसको भेज ना दिया जाए। कहते हैं कि आइस जो इंफॉर्मेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट फोर्स है ये बॉर्डर के ऊपर भी काम करती है और ऐसे लोगों को पकड़ती है जो किसी भी इलीगल तरीके से अमेरिका की सीमाओं के अंदर जाते हैं। कहती है डिटेंशन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं उसमें 70,000 से ज़्यादा लोग थे दिसंबर 2025 तक आइस की हिरासत से। जो आइस जो है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट है और 2000 दिसंबर की बात की जाए तो लगभग 70,000 लोग उस सेंटर में थे जिनको पकड़ लिया गया था और इसलिए पकड़ा गया था कि उनको डिपोर्ट किया जा सके। 2024 की तुलना में ये 65% ज़्यादा था। यानी कि अगर 2022 की बात 24 की बात की जाए तो 65% ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई, ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया। और अब कैच एंड रिलीज जो पॉलिसी थी अमेरिका की वो अब वो सामान्य पॉलिसी नहीं रही कि एक बार पकड़ लीजिए और फिर उनको छोड़ दीजिए। और अब तो ट्रम्प सरकार की तरफ से ये पूरा निर्देश है आइस को कि उसको तब तक पकड़ करके रखना है जब तक कि उसको डिपोर्ट ना कर दिया जाए। इसलिए जो साथी इलीगल तरीके से किसी भी दूसरे देश के अंदर जाने की सोच रहे हैं प्लीज़ वो ऐसा निर्णय ना लें, क्योंकि जान जोखिम में डाल करके अपने परिवार की और अपनी जो जान माल के नुकसान की हम लोगों को परवाह करनी चाहिए और जो जान जोखिम में डाल करके हमें इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और कहते हैं कि 310 गिरफ्तारियां हर दिन औसतन साल 2025 में हैं कि 2025 की अगर एवरेज निकाली जाए 325 गिरफ्तारियां पर डे की जा रही हैं डिपोर्ट करने के लिए और 95,629 गिरफ्तारियां 2017 से 25 तक हुई थी। यानी कि अगर पिछले लगभग 8 सालों का ये आंकड़ा देखा जाए तो पिछले 5 सालों में कुल 95,629 लोगों की गिरफ्तारियां की गई थी। लेकिन दिसंबर माह के अंदर दिसंबर 2025 केवल एक महीने में 70,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की है अमेरिका में। और अब जो ख़ास बात ये है, अब तक बात ये चल रही थी कि केवल उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो किसी आपराधिक मामले के अंदर पकड़े गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये रिपोर्ट आज वाशिंगटन के हवाले से अखबार के अंदर छपी है, कहते हैं कि बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले भी निशाने पर हैं, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। और 74% ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, ना उन्होंने अमेरिका में क्राइम किया, ना उन्होंने उस देश में क्राइम किया जिस देश के वो वास्तविक निवासी हैं। और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक डोनाल्ड ट्रंप जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रखा हुआ है, उन्होंने प्रवासियों के लिए भी बड़ी सख्ती कर दी है और अब प्रवासी बड़े परेशान हैं। कहते हैं कि 2025 में आइस की रिपोर्ट है ये कि 32 प्रवासियों की मौत भी हुई है जब गिरफ्तारी उनकी हो रही थी या किसी तरीके से वो हिरासत में लिए जा रहे थे, तो 25 लोगों की मौत हुई और जो 2 दशकों में सबसे ज़्यादा है। पिछले 2 दशकों में कभी ऐसा नहीं हो कि गिरफ्तारी के दौरान 32 लोगों की मौत हुई हो। कहते हैं कि इससे पहले 2004 में भी 32 मौतें दर्ज की गई थी। 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रवासी लोगों को पकड़ते हुए इतने लोगों की मौत हुई हो। और 3800 नाबालिग डिटेन किए गए 2025 के पहले 10 महीने में। कि 2025 की बात की जाए कि पिछले यानी कि फरवरी मार्च से अगर बात की जाए तो लगभग 3800 यानी कि 4,000 के करीब नाबालिग बच्चों को डिटेन किया गया है। और
उसके बाद 2200 बच्चे 2026 की शुरुआत में, यानी कि अभी अभी साल का पहला महीना है और 2200 बच्चों को डिटेन किया गया है और 3 महीने के लिए इन्हें जो है वो डिटेशन केंद्रों में रखा जाएगा ताकि उनको डिपोर्ट किया जा सके। 400 प्रवासी बच्चों को 20 दिन की निर्धारित हिरासत सीमा से अधिक समय तक रखा गया। कि जो 400 प्रवासी बच्चे थे और बच्चों के लिए एक फिक्स टाइम होता है कि उन्हें कितने दिन तक डिटेन किया जा सकता है, वो 20 दिन था। लेकिन अमेरिका में अब जो है सख्ती की वजह से उनको 20 दिनों से ज़्यादा, यानी कि जो रिपोर्ट बताती है कि लगभग 5 महीनों से ज़्यादा समय हिरासत में रखा गया है और भारतीय समुदाय सबसे ज़्यादा निशाने पर है क्योंकि भारत के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ टेंशन चल रही है अमेरिका के साथ। रसिया जो है वो भारत के साथ कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला कर के रखता है और भारत यूक्रेन युद्ध के अंदर जब रसिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, यूरोपियन देशों ने भी तेल खरीदने से मना कर दिया था। तो भारत तो वो पहला देश था जिसने सब्सिडी पर रसिया से तेल खरीदना शुरू किया क्योंकि भारत भी जहाँ से उसको सस्ता तेल मिल रहा था तो वो वहाँ से तेल खरीदना चाहता था और भारत ने वही किया जो उसके देश के हित में थी। और जो संकेतक कहते हैं कि अमेरिका के अंदर जो आइस की टीम है जिसको इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट कहा जाता है, वो भारतीय समुदाय के लोगों को लेकर के भी काफ़ी सख्त है और कहते हैं जो भारत के लोग अभी 2025 के अंदर डिपोर्ट किए गए हैं वो 3155, यानी कि लगभग 3,2500 के करीब लोगों को डिपोर्ट किया गया है, जो 15 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। और डिटेंशन सेंटर में 2600 लोगों को रखा गया है और कानूनी सहायता बिना बंद, यानी कि 2600 ऐसे भारतीय समुदाय के प्रवासी वहाँ पर हैं जिनको किसी प्रकार की कोई कानूनी राय भी नहीं लेने दी जा रही, बस मौका मिलते ही उनको डिपोर्ट करने की तैयारी है। 2600 लोग ऐसे हैं। और अवैध भारतीयों की अगर बात की जाए, लगभग 7,25,000 जो है वो भारतीय अवैध रूप से अमेरिका के अंदर रहते हैं और मास डिपोर्टेशन के डर में कि कभी सबको अमेरिका डिपोर्ट ना कर दे। 7.25 लाख के करीब भारतीय ऐसे हैं जिनको ये खतरा है कि शायद उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। अवैध तरीके से वो भारतीय अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। और छात्रागमन की बात की जाए, अगर छात्रों की बात की जाए, अब 40% जो है वो गिरावट आई है छात्र वीज़ा में कि अब लोग या बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे अमेरिका की तरफ जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि अमेरिका काफ़ी सख्त है और हो सकता है कि पढ़ाई के बाद उनको स्वदेश लौटने के लिए कहे। इसलिए जो छात्रों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है और 40% गिरावट उसमें आई है। और दूसरा इसका कारण ये है कि अमेरिका वीज़ा भी बड़ी सख्ती से देता है और उसके साथ साथ ये सारी शक्ति देख करके अमेरिका की, तो जो भारतीय बच्चे हैं वो दूसरे देशों की तरफ रुख कर गए हैं, ख़ासतौर पर यूरोप में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया की तरफ या और दूसरे देशों में। तो कुल मिलाकर के जो ट्रम्प है उसने सभी प्रवासियों को, न केवल भारतीय प्रवासियों को बल्कि पूरी दुनिया के जो प्रवासी अमेरिका के अंदर इलीगल तरीके से वहाँ पर उनकी सीमा को पार करके वहाँ पर गए हैं, तो उनको लेकर के काफ़ी सख्त है। और कहते हैं, हेडलाइन आई है अखबार की, ट्रम्प पुलिस का आतंक, प्रवासियों के घरों में बिना वारंट ही
घुस रही आइस की टीम में। तो ट्रंप ताऊ ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। और आज भी एक खबर थी अखबार में कि कनाडा उसका पड़ोसी देश है और पूरा बॉर्डर जो है वो अमेरिका के साथ लगता है। भारत और पाकिस्तान की तरह वहाँ पर किसी प्रकार की कोई फेंसिंग नहीं है। बड़े शांति प्रिय देश उनको कहा जाता है। लेकिन ट्रंप की शक्ति को देख करके बार बार ट्रंप ना यूरोपियन देशों को छोड़ता, ना कनाडा को छोड़ता, ना ऑस्ट्रेलिया को छोड़ता, ना एशियाई देशों को छोड़ता, ना अफ्रीकन देशों को छोड़ता। तो ट्रंप ने जब देखा कि कनाडा चाइना की तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो तुरंत आज बड़ा लेख था अखबार में कि यदि कनाडा चाइना के साथ व्यापार करता है तो अमेरिका कनाडा के ऊपर 100% टैरिफ लगा देगा। बड़ी दहशत में है सब ट्रंप ताऊ के। और कुछ दिन पहले आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले क्या, सालों हो गए जब रसिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। पूरा यूरोप रसिया से तेल को लेकर के विवाद में आ जाता है। वहाँ पर अमेरिका के दबाव में पाबंदी हो जाती है कि कोई रसिया से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन भारत उसकी पहल करता है और भारत अपने देश हित में जो रसिया से सब्सिडी पर यानी कि सस्ते दाम पर तेल खरीदता है, जिससे इतना बड़ा विकासशील देश जिसमें क्रूड ऑयल की इतनी सारी खपत है, तो अमेरिका ने अनावश्यक रूप से भारत पर भी दबाव बनाया। और जो अमेरिका पूरी दुनिया के सामने भारत का इतना अच्छा मित्र था और बार बार कहता था कि भारत मेरा दोस्त है, भारत मेरा मित्र है, और आकर के बड़ी बड़ी बातें किया करता था। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि भारत को थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है और रसिया को का तेल बिक रहा है, तो भारत के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया। और अनावश्यक दबाव में धमकियां दी गई कि भारत यदि रसिया से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो मैं उसके ऊपर 500% जो है वो टैरिफ लगा दूंगा। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भारत के ऊपर टैरिफ लगाया भी। तो एक तरफ तो दोस्ती का हाथ ट्रंप ताऊ बढ़ाता है और दूसरी तरफ दबाव बनाता है। अब कुछ दिन पहले ग्रीनलैंड को लेकर के कितनी जियोपॉलिटिक्स हो रही है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना चाहता है और उसको लेकर के जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हुए कि जब अमेरिका इस प्रकार का काम कर रहा है तो हम अमेरिका के साथ क्यों खड़े हों। तो यूरोपियन संघ ने मिलकर के भारत के साथ व्यापार करने के लिए भी हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन ट्रंप उससे भी नाराज़ है कि यूरोप के देश भारत के साथ व्यापार क्यों करें। तो ये सारी चीज़ें ट्रंप को पता नहीं क्यों हजम नहीं हो रही। एक उम्र के बाद कहते हैं कि लोग सठिया जाते हैं, तो ट्रंप ताऊ भी शायद सठिया गए हैं। अमेरिका एक बहुत ताकतवर देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत विकसित है, उसकी जो सैन्य क्षमता है वो बहुत अच्छी है, उसके पास अच्छे हथियार हैं। अमेरिका को जो कहते हैं कि प्रवासी लोगों के लिए जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका किसी का नहीं है। ब्रिटेन ने कॉलोनियों के रूप में अमेरिका को बसाया था और कहते हैं कि दुनिया भर के लोगों को कोई आश्रय देने की जगह कहीं थी तो वो अमेरिका में थी। लेकिन ट्रंप ने उसको एक अपनी मोनोपोली बना करके और केवल अपना अपनी ईगो के लिए वो ना प्रवास। तो ट्रंप बाबू ना प्रवासियों को छोड़ रहे हैं, ना किसी देश को यदि वो अपने सामर्थ्य से आगे बढ़ रहा है उसको देख करके खुश है। केवल अपनी डॉलर की मोनोपोली के लिए वो ऐसी जियो पॉलिटिक्स खेल रहा है कि पूछिए मत। सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की धरती है और अमेरिका भारत को अपना दोस्त समझता था। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी जियो पॉलिटिक्स होने लगी तो आप लोगों ने पीछे देखा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ गई थी और पूरी दुनिया में प्रचार किया गया कि अमेरिका ने बीच में आकर के भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया।
तो वहाँ पर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की। जब शांति का नोबेल पुरस्कार देने की बात थी, उसने खुद को अपना नाम प्रस्तावित किया, लेकिन नोबेल की जो कमेटी थी उनके पैरामीटर पर कहीं वो आए ही नहीं, जिससे कि वो बौखला गया और उसकी वजह से वो परेशान सा रहता है, जिसका खामियाजा न केवल प्रवासियों को बल्कि जितने भी विकासशील देश हैं उन सबको भुगतना पड़ रहा है। कनाडा तो विकसित है, कनाडा के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका तब बड़ा होता, ट्रंप तब बड़ा होता जब वो जो विकासशील देश हैं उनको विकसित करने में सहयोग करता। आज भी अफ्रीका के अंदर ऐसे ऐसे देश हैं जिस देश के अंदर लोगों को खाने तक भोजन उपलब्ध नहीं है, वो मिट्टी खा कर के अपने पेट को भरते हैं। अमेरिका तब बड़ा होता, डोनाल्ड ट्रंप तब बड़ा होता जब वो उन लोगों के पेट की भूख को मिटाता, वहाँ पर विकास करता, वहाँ दवाइयों की व्यवस्था करता, वहाँ के लोगों के लिए रोड बनाता, वहाँ के लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता, तब अमेरिका बड़ा बनता। लेकिन ठीक है कि आज वर्ल्ड पावर है अमेरिका, लेकिन डर 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 कितने बार आप डराओगे। और कहते हैं कि जैसे किसी को बार बार डराया जाता है तो वो नीडर बन जाता है। तो कुछ दिनों के बाद यदि सब विकासशील देश आपस में मिल लें तो अमेरिका की हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। कुछ दिन पहले भारत ने और रसिया ने कोशिश की थी कि हम लोग डॉलर की बजाय रूबल में और रुपए में व्यापार करें। अगर रूबल में और रुपए में व्यापार हो जाए, कितना बड़ा व्यापार भारत और रसिया के बीच में होता है, तो डॉलर की जो मोनोपोली है वो टूट जाएगी। और अमेरिका तो कमाता ही डॉलर से है, पूरी दुनिया में डॉलर चलता है। और कहते हैं कि जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसकी खरीद बिक्री, कहते हैं कि क्रय और विक्रय, सेल और बाय जो है वो केवल डॉलर में हो सकती है। देखो कितनी बड़ी मोनोपोली है अमेरिका की। और अगर वो मोनोपोली टूट जाए तो डेफिनेटली जो लोकल कंट्रीज़ हैं आपस में जो व्यापार करते हैं, नज़दीकी पड़ोसी जो देश हैं, तो उनकी इकोनॉमी कितनी जल्दी से ग्रो करेगी, उनको डॉलर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। भारत और रसिया के बीच में इस तरीके का कुछ एग्रीमेंट हुआ है कि वो डॉलर की बजाय रूबल में और रुपए में करेंगे। कुछ दिन पहले खबरों में बड़ा कुछ था कि जो ब्रिक देश हैं वो आपस में मिलकर के कोई एक ऐसी कॉमन करेंसी बनाए जिससे कि वो व्यापार करे। तो ये एशिया का इतना बड़ा एरिया जहाँ पर दुनिया की लगभग मैं कहूँ कि 70-75% आबादी रहती है, जिसमें चाइना है, भारत है, पाकिस्तान है। तो मतलब काफ़ी सारे ये बड़े बड़े जो देश हैं, बांग्लादेश है, जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, जहाँ पर खपत ज़्यादा है। अगर ये लोकल अपने लेवल पर व्यापार शुरू करें, अपनी करेंसी से व्यापार शुरू करें, तो अमेरिका खुद को कहाँ खड़ा हुआ देखेगा। तो इस विषय पे तो एक दिन ज़रूर मैं समझता हूँ कभी ना कभी जो विकासशील देश हैं उनको निर्णय लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो खबर है वो बहुत बुरी है कि जो आइस है, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, वो प्रवासियों को लेकर के और ख़ास तौर पर भारतीय प्रवासियों को लेकर के काफ़ी सख्त है। और इस सख्ती में जो बच्चे अमेरिका के अंदर रह रहे हैं या अमेरिका जाने की सोच रहे हैं, वो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें और अपने आप को संभाल करके रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। और ट्रंप की जो ये मोनोपोली है पता नहीं कितने दिन चलेगी। इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल आप लोग देख सकते हैं। एक स्टेटमेंट वो आदमी देता है तो आम जनमानस के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी युद्ध की धमकी किसी देश को मिल जाती है, किसी पर टैरिफ लगाने की बात करता है, तो आप लोग स्टॉक मार्केट और ख़ास तौर पर इंडियन स्टॉक मार्केट को आप लोग देख सकते हैं कि पिछले कितने दिनों से लोगों जो निवेशक हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है।
तो ये सारी की सारी जो है ये ट्रम्प ताऊ की खुरापाती दिमाग की देन है। और ट्रम्प को मैं तो उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि इसको सद्बुद्धि दे। जो अमेरिका मानवतावादी देश के रूप में जाना जाता था, जो लोगों को इमिग्रेशन दिया करता था, जो लोगों को वहाँ पर रहने के लिए जगह देता था, और पूरी दुनिया का अगर कोई एक कॉमन देश जिसको कहा करते थे वो अमेरिका था, तो उसको सद्बुद्धि दे कि जैसे अमेरिका की सोच और दृष्टिकोण है और रहा है वैसा दोबारा से रहे। अमेरिका इसलिए ताकतवर है क्योंकि उसमें पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हर देशवासी स्वाभिमानी होता है, तो अच्छे से अच्छा देशभक्त अमेरिका को छोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। और मैं तो चाहूँगा कि जो नौजवान, चाहे वो भारत के हैं चाहे किसी दूसरे देश के हैं, अगर उन लोगों के अंदर इतना टैलेंट है तो वो पैसों में ना भी बिक करके अपने देश के लिए काम करें। हमारे इतने आईआईटियंस, हमारे इतने डॉक्टर्स, हमारे इतने इंजीनियर्स विदेशों में जा कर के भले ही उनको करोड़ों रुपए के पैकेज मिलते हैं, तो वो उनके डेवलपमेंट में काम करते हैं। वो पैसा चलो इंडिया में भी आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपने कोई ऐसा आइडिया, जो एक व्यक्ति का आइडिया पूरे देश को उठा सकता है, तो ऐसा जो माइंड है वो ड्रेन नहीं होना चाहिए, बल्कि वो देश के अंदर। तो ये छोटी सी चर्चा मैंने आप लोगों से की। उम्मीद करता हूँ कि हम राष्ट्रवादी होकर के अपने देश के बारे में सोचें, अपने राष्ट्र के बारे में सोचें, और जो बच्चे बाहर रह रहे हैं वो संभल करके रहें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का खुरापाती दिमाग जो प्रवासियों के लिए है वो थोड़ा सा सख्त है। और जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि हम लोग अमेरिका इत्यादि देशों के अंदर इलीगल तरीके से जाएं, वो ऐसा प्रयास ना करें। अगर किसी देश में किसी को जाना है वो लीगल तरीके से जाए।